झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज है हमारे साथ खास मेहमान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव जी। अमरदीप यादव जी छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और उसके बाद उन्होंने लगातार बेहतरीन कार्य किया। वर्तमान में वह भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम अमरदीप यादव जी से जानते हैं। अमरदीप जी, हाल में मोर्चा ने अपनी कार्य समिति का विस्तार किया, उसमें आपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को तो जगह दी ही, ऐसे लोगों को भी जोड़ा जो बहुत क्वालिफाइड थे और वर्किंग थे। क्या रीजन रहा है इसका? नहीं, पार्टी के वरीय नेताओं का सुझाव मिला, उनका मार्गदर्शन मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ऋणी हूँ पार्टी का कि उन्होंने दोबारा मुझे पिछड़ा जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। तो पिछले कार्यकाल के जो अनुभव से मैंने जो कुछ सीखा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, माननीय संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी के समेत अन्य वरीय नेताओं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री के लक्ष्मण जी, सबका एक सुझाव था कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मौका देना है, जिनको कभी राजनीति करने की इच्छा हुई, राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ के काम कर रहे हैं भाजपा में, लेकिन उनको कभी मौका मिला नहीं, चाहे वो किसी जाति वर्ग से हो या किसी भी प्रकार का अन्य जो समाज का वर्ग है उसमें से हो। तो उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो एनजीओ चलाते थे, उन लोगों को टीम में शामिल किया गया और जो रिटायर्ड इंजीनियर है, रिटायर्ड डीएसपी है, रिटायर्ड सर्किल ऑफिसर है और रिटायर्ड एयरफोर्स है, उसके अलावा अधिवक्ता जो है और जो पीएचडी किए हुए लोग, वैसे विद्यार्थी जो समाज में अपनी पहचान विभिन्न माध्यम से, कोई किसी का लेखक के रूप में पहचान है, किसी का एक अच्छा कवि के रूप में पहचान है और वो लोग समाज को कहीं ना कहीं समाज के लोग उनसे प्रभावित हैं, तो ऐसे लोग को हम लोगों ने मौका दिया। उसके अलावा जो कार्यकर्ता पिछले बार मोर्चा को मजबूत करने में काफ़ी अच्छा उन लोगों ने मेहनत किया, पहली बार मोर्चा गठन हुआ तो माननीय रघुवर दास जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में मोर्चा ने काफ़ी अच्छा किया, उनका आशीर्वाद हर जगह मिला। तो माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी का काफ़ी आशीर्वाद रहा और हम लोगों ने सभी को मौका दिया। ऐसे लोग को जोड़ने से पार्टी को क्या फायदा होगा? फ़ायदा समाज को जब हो रहा है तो निश्चित तौर पर पार्टी को भी होगा और जब अच्छे लोग और समाज सेवी के रूप में जो लोग काम कर चुके हैं या किसी भी सरकार के किसी विभाग में अगर वो नौकरी करते थे, अगर वो रिटायरमेंट हुआ है उनका, तो उनका जो एक अनुभव है, उनका जो एक प्रभाव है, तो मोर्चा निश्चित रूप से उनके सक्रियता से, उनकी क्षमता से मोर्चा मजबूत होगा। एक ऐसे समय में जब भाजपा की राज्य में सरकार नहीं है, आपको ओबीसी मोर्चा का नेतृत्व करना है, तो आपके समक्ष चुनौतियाँ क्या है? देखिए, वर्तमान में सबसे बड़ी जो चुनौती केवल मोर्चा के साथ ही नहीं, राज्य की जो जनता है, चाहे किसी भी वर्ग, किसी जिला, किसी प्रखंड, किसी पंचायत गांव की है, शहर की, तो चुनौतियां उन सब के लिए है कि कैसे ये सरकार को वो झेल रहे हैं और किससे ये सरकार एक साल पूरा किया, किस प्रकार से जब एक साल में इतनी सारा जो अपराध की घटनाएं हुई, आए दिन उग्रवादी की घटनाएं विभिन्न जिलों में होती है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, तो एकदम बिल्कुल जनता त्राहिमाम है। तो चुनौती तो सबके साथ है और चूँकि हम लोग वर्तमान में विपक्ष में है, पूर्व में सरकार में रहे, तो एक मोर्चा अध्यक्ष के नाते तो चुनौतियाँ हमारे बीच में भी है कि समाज के जो लोग हैं, जो अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किस प्रकार से हम लोग पार्टी को मजबूत करें, मोर्चा को मजबूत करें और जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें, उनका जो भयक्रांत है, हम कोशिश करेंगे कि उनको इससे निदान मिले। और जिस प्रकार से अभी आप किसी भी क्षेत्र में आप चल जाइए, सार्वजनिक क्षेत्र में आम पब्लिक से भी आप पूछिएगा तो उनको लगेगा कि नहीं, पूर्व में माननीय रघुवर दास जी की सरकार काफ़ी अच्छी थी, उसमें लोग सुरक्षित थे और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं हुई, विकास की गाड़ी एकदम बिल्कुल निर्बाध रूप से चल रही थी और सभी मोर्चों पर चहुमुखी विकास माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में हुई।
वर्तमान में सभी मोर्चों पर वर्तमान सरकार जो है एकदम बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो चुनौतियां तो सभी मोर्चों पर है। निसंदेह ही मोर्चा के माध्यम से हम लोग माननीय श्री दीपक प्रकाश जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे और पार्टी का जो दिशा निर्देश उनके अनुशासन में रहते हुए और निर्देशों का पालन करते हुए और हम लोग जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे और जन समस्याओं को दूर करेंगे। आपने यूपी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। मैनेजमेंट की पढ़ाई और राजनीति का क्षेत्र दोनों अलग है, आप राजनीति में क्यों आए मैनेजमेंट करने के बाद? राजनीति में हम विद्यार्थी जीवन से ही हमारा सामाजिक काम करने का इच्छा रहा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा होने के कारण विद्यार्थियों को जनहित के लिए संघर्ष करने का निरंतर प्रयास हमारा रहा। इस दौरान कई बार प्रशासनिक स्तर पर, कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन या विद्यालय प्रशासन के स्तर पर कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और अन्य जो आंदोलन किए उस कारण में कई बार केस भी झेलने पड़े, कई बार गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन इस दौरान क्या था, कहीं ना कहीं दिल के कोने में कहीं लगती थी टीस की अगर राजनीति में हम लोग सब मिलजुल कर बेहतर तरीके से नौजवान लोग आएंगे और एक अच्छे इरादे से काम करेंगे तो निसंदेह ही जनमानस को और राज्य को और अपने आप आसपास के लोगों में बदलाव सकारात्मक ला सकते हैं। तो मैंने राजनीति में अपनी इच्छा से प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति सिद्धांतों को और विचारों को मैंने आत्मसात किया और श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो चाहे वर्तमान में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके जो कार्यकलाप से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और भारतीय जनता पार्टी में वर्षों तक काम करने के बाद जो जो जिम्मेदारी मिली मैंने बाकायदा कृतज्ञता के साथ समर्पित भाव से मैंने काम किया। आप एक राष्ट्रीय अखबार में क्राइम रिपोर्टर रहे, पत्रकारिता का अच्छा खासा अनुभव है आपके पास, तो क्या राजनीति में क्यों आने का लगा? क्योंकि आप पत्रकारिता में भी अच्छा कर रहे थे। एक्चुअली स्थानीय स्तर पर एक अखबार माननीय हमारे गुरु जी श्री सुबोध सिंह सिंह जी का निकलता था, हजारीबाग टाइम्स, और उस दरमियान मैं इग्नू से पत्रकारिता भी मैं पढ़ाई कर रहा था, हालांकि वो पूरी नहीं हुई, बीच में कुछ आंदोलन के कारण छूट गई वो पढ़ाई। लेकिन उसके बाद फिर श्रीकांत शर्मा जी जो स्थानीय ब्यूरो चीफ थे दैनिक जागरण के, उन्होंने मुझे मौका दिया और 2 साल तक मैंने अपराध संवाददाता के रूप में काम किया। और उस दरमियान मैंने काफ़ी पत्रकारिता के काफ़ी विषयों को मैंने सीखा और हर पहलुओं को मैंने सीखा उनके सानिध्य में। तो लगा कि केवल राजनीति से नहीं बल्कि राजनीति में जिसको कहा जाता है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो अपने विचारों को लेखनी के माध्यम से समाज में जो प्रस्तुत करते हैं, उस माध्यम से भी बदलाव लाया जा सकता है। और पूर्व में जितने भी नेता राजनेता हुए, चाहे माननीय श्रद्धेय अटल वाजपेयी जी अब इस दुनिया में नहीं है, कि उनके जीवनी को भी जब हम पढ़ते थे तो पत्रकारिता से उनका जुड़ाव रहा। और उसके बाद हमको लगा कि सक्रिय राजनीति में आकर भी सड़क पर सक्रिय रहने के अलावा कुछ अखबारों के कॉलम के माध्यम से भी हम समाज में नौजवानों को एक संदेश दे सकते हैं। और मैंने शुरुआत किया कि हमारे जो आदर्श पुरुष है स्वामी विवेकानंद, पहले उनकी जीवनी से हमने शुरुआत किया कि जितना हमने पढ़ा, जितना हमने सुना और जितना हमने जाना, उसमें से हमारा जो विचार था हमने उसको प्रस्तुत करने का काम किया। विभिन्न मुद्दों पर कई जगह पर छपा, सोशल मीडिया में भी अपने में विचार व्यक्त करते रहता हूँ। तो उस नाते से नौजवानों को मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि राजनीति फुल टाइम जॉब नहीं है और राजनीति जुनून से नहीं, राजनीति सूझबूझ से होती है। तो सूझबूझ में कई विषय बिंदु आते हैं कि आप समाज की गतिविधियों को पढ़ते हैं कि नहीं, समाज की गतिविधियों के ऊपर आपका विचार क्या है, आप उसको समाज के रूप में क्या प्रस्तुत करते हैं, उससे समाज में क्या बदलाव आ रहा है। आप जो विचार कर रहे हैं केवल भाषण के माध्यम से नहीं, बल्कि आपकी अपनी लेखनी के माध्यम से भी एक जो वर्ग है जिसको हम पाठक वर्ग कहते हैं, कि आप अगर कहीं सम्मेलन कर रहे हैं तो एक
सीमित वर्ग के लोग आपके भाषण सुनेंगे। लेकिन अगर किसी अखबार में आप कॉलम लिखते हैं तो वैसे जो लोग हैं, जो पाठक हैं, सुधी पाठक, जो इंतज़ार करते हैं कि किसी अखबार में कुछ अच्छी खबरें आएगी, और उसके माध्यम से जो लोग रिसर्च स्कॉलर जो लोग हैं, और मैं भी किसी लंबे वर्षों तक किसी संपादकीय पृष्ठ में कई वर्षों तक अखबार में पढ़ करके मैंने सीखा, तो मैं बहुत बड़ा संपादक नहीं हूँ या बहुत बड़ा मैं पत्रकार नहीं हूँ। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे ही उम्र के लोग या हमसे छोटे उम्र के लोग इस विचार को, इस वर्ग की, इस उम्र के लोगों को सोच को जानें। और राष्ट्रवादी सोच हो, चाहे हिंदुत्ववादी सोच हो, चाहे और भी आपकी जो सामाजिक विभिन्न विषय बिंदुओं पर सबको साथ लेकर के, सबको पर विश्वास जताते हुए, सबका सहयोग लेते हुए, ये विचार समाज को हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से नौजवान लोग राजनीति में आए। ओबीसी मोर्चा युवाओं और कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा जोड़ने के लिए मोर्चा से आप क्या कर रहे हैं? 2016 में पार्टी ने माननीय रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री कालवान में, माननीय लक्ष्मण गिलुआ जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में पहली बार मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी थी, और काफ़ी कुछ इन लोगों का सहयोग मिला। इस बार दूसरे कार्यकाल में पिछले बार से जाहिर सी बात है चुनौतियाँ ये थी कि पिछले बार से बेहतर करना है। पहले तो मैं इस बात के लिए कतई श्योर नहीं था कि फिर कभी मुझे मौका, पार्टी में कोई दायित्व मिलेगा। जो भी मिलेगा, चाहे काम करूँगा, नहीं भी मिलेगा तो भी एक समर्पित सिपाही के रूप में काम करूँगा। पार्टी ने फिर से मुझ पर जो विश्वास जताया, तो इस बार एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए, पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए एक प्रयास ये रहा कि सामाजिक लोगों का, सामाजिक मुद्दों पर संघर्ष करने वाले लोगों का, वैसे नौजवान जो लोग अपने अपने समाज में काफ़ी प्रभावी रूप से जाने माने जाते हैं, उनको भी मौका देना है, और पढ़े लिखे लोगों को मौका देना है, और जो किसी विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं उनको भी मौका देना है। महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व का भी लगभग हम लोग 70 जातियों का प्रतिनिधित्व हमने उसमें लिया है। आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।